करने जा रहे हैं, ये कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए होगा। वास्तव में कई अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को इसी चैप्टर के नाम से भी पुकारते हैं। जी हाँ, मांग, मांग का नियम, मांग के निर्धारक तत्व, मांग में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांग वक्र, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। प्यारे बच्चों, मांग अर्थशास्त्र में एक विशेष महत्व रखता है। इसकी एक विशेष परिभाषा भी है। वास्तव में ऐसी कोई भी मानवीय प्रभावपूर्ण इच्छा जो कि एक सक्षम क्रेता द्वारा किसी निश्चित वस्तु की एक निश्चित मात्रा को क्रय करने के लिए तत्परता को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, मांग वास्तव में इकोनॉमिक्स में कई चीजें अपने आप में समेटे हुए हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें तो ना सिर्फ इसके अंदर आप मानवीय प्रभावपूर्ण इच्छा की बात करते हैं, बल्कि एक निश्चित वस्तु की निश्चित इकाई को एक निश्चित कीमत पर खरीदने की भी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज मांग के लिए क्या जरूरी है? मानवीय प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। नंबर 2, उस वस्तु को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3, उसको खरीदने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए, व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। तो प्रभावपूर्ण मानवीय इच्छा, क्रय करने की क्षमता और व्यय करने के लिए तत्पर। प्यारे बच्चों, अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो आप समझ लीजिए मांग नहीं हो सकता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री या कोई प्राइवेट इंडस्ट्रिस्ट एक तोप का कारखाना नहीं बना सकता, चाहे वो सक्षम हो। वो जानता है, उसके पास पैसा भी है, सक्षमता है, वो उसको व्यय करने के लिए तैयार भी रहेगा। साथ ही क्योंकि लाभ है इसलिए उसके लिए एक फायदेमंद चीज होगी। लेकिन क्या तोप बनाने की जो इच्छा है वो इन प्राइवेट सेक्टर्स की कभी पूरी होगी भारत में? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा एक कंजूस व्यक्ति का मैं एग्जांपल दूंगा। उसका बच्चा बीमार है, उसके पास आय भी है और वो चाहे तो खर्च भी कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं क्योंकि कंजूस है। तो उसके बच्चे के ठीक होने की जो इच्छा है वो इच्छा ही रहेगी, कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कंजूस है। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप मांग की बात करेंगे। नंबर 1, आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण से हमारा मतलब यस, प्रभावी होनी चाहिए, ड्रीमी नहीं होनी चाहिए कि मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ, मैं BMW खरीदना चाहता हूँ, चाहे घर में साइकिल ना हो। ऐसी इच्छाओं को हम इच्छा तो मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए। और तीसरी चीज है, आप उसको क्रय करने के लिए, व्यय करने के लिए तैयार रहें। तो ये तो हुआ मांग। अब आ जाइए मांग का नियम। मांग का नियम वास्तव में आप देखेंगे इस टेबल पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में पाया जाने वाला विपरीत संबंध, यस बच्चों, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में के मध्य पाया जाने वाला विपरीत संबंध मांग का नियम कहलाता है। ये विपरीत क्या है? किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ती है प्यारे बच्चों, तो मांग, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में मांग में गिरावट आती है, और कीमत कम होती है तो मांगी गई मात्रा या मांग में वृद्धि भी पाई जाती है। तो इस विपरीत संबंध को, एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरी चीज घट रही है, इसको हम विपरीत संबंध कहते हैं। ये नियम तभी लागू होगा जब सेट्रिस पेरिबस, मेरी एक दूसरी स्लाइड है जिसके अंदर आपने देखा होगा, सेट्रिस पेरिबस अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यता है। इसके अनुसार वास्तव में इन 2 वेरिएबल्स, कीमत और मांग के अलावा बाकी सब स्थिर रहेंगे जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं।
प्यारे बच्चों, मांग का एक अनुसूची होती है। मांग अनुसूची इंडिविजुअल भी हो सकती है और मार्केट की भी हो सकती है। देखिए, एक क्रेता की मांग अनुसूची क्या है? ये विभिन्न कीमत है किसी वस्तु की और 10 रुपए कीमत पर वो 1 इकाई खरीद रहा है, 9 रुपए जब कीमत घट गई तो वो ज़्यादा 2 इकाई खरीद रहा है, 8 रुपए खरीद रहा है। इस तरीके से तैयार की गई सूची को हम मांग अनुसूची कहते हैं और ये मांग अनुसूची एक इंडिविजुअल क्रेता की है, तो इसलिए है कंज्यूमर ए की है, तो इसे हम निजी मांग अनुसूची कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक कीमत पर ये इसी तरह अगर हम देखें कि देखिए, ये कीमत है बच्चों और उपभोक्ता ए की मांग है ये। उपभोक्ता बी इतना मांग रहा है, 10 रुपए पे उपभोक्ता ए 1 इकाई खरीद रहा है, उपभोक्ता बी 2 इकाई खरीद रहा है, उपभोक्ता सी और डी के लिए महंगा है, इसलिए 1 भी इकाई नहीं खरीद रहे। प्यारे बच्चों, जब कीमत कम होती है तो उपभोक्ता ए मांग को बढ़ा देता है, उपभोक्ता बी भी बढ़ा देता है और उपभोक्ता सी शुरू कर देता है खरीदना, लेकिन उपभोक्ता डी अभी भी नहीं खरीद रहा है। जब कीमत और घटती है तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से सीमांत उपभोक्ता पहले सी ने शुरू कर किया था परचेज करना, फिर डी ने परचेज करना शुरू किया था। जैसे जैसे कीमत आप घट रही है वैसे वैसे नए नए क्रेता भी बाजार में आ रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि 10 रुपए कीमत पर पूरे बाजार में उस वस्तु की मांग 3 इकाई है। जब कीमत 9 रुपए हो जाती है तो मांग बढ़कर 6 इकाई हो जाती है। जब कीमत और घटकर 8 रुपए हो जाती है तो टोटल मांग बाजार की, तो इस तरीके से आप देखेंगे इसे हम बाजार मांग वक्र बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। तो अगर एक उपभोक्ता के लिए मांग की अनुसूची तैयार की गई है तो इंडिविजुअल या निजी मांग अनुसूची कहलाएगी। यदि विभिन्न कीमतों पर उस समस्त क्रेताओं के द्वारा मांगी गई मात्राओं के योग को हम करते हैं तो वो बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। अब अगर हम डिमांड वक्र की बात करें, डिमांड कर्व की बात कर लें, मांग वक्र की बात कर लें, तो प्यारे बच्चों, अगर हम इंडिविजुअल डेटा के आधार पर देखिए, इधर कीमत है 10 रुपए पे 1 इकाई है, 9 रुपए पे आप देखिए 2 इकाई है। इस तरीके से आप देखेंगे इस मांग वक्र को हम इंडिविजुअल मांग वक्र कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कीमत एक कंज्यूमर ए का दिया गया है, मांगी की मात्रा भी कंज्यूमर ए की है। इधर आप देखेंगे कीमत वही है, लेकिन 10 रुपए कीमत पर कितनी इकाई खरीद रहे हैं, ये मांग अनुसूची बनाई गई है। आप देखिए, अगर आप इसके अंदर ये 10 रुपए पे 3 इकाई है, 9 रुपए पे 6 इकाई है, 8 रुपए पर 10 इकाई है। तो अगर आप इन कॉम्बिनेशन को लेकर बनाते हैं तो ये आपकी मांग जो मांग वक्र होगा वो क्या कहलाएगा? वो मांग वक्र आपका कहलाएगा बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग अनुसूची और बाजार मांग वक्र। अब आप एक चीज देख रहे होंगे बच्चों कि ये मांग वक्र बाएं से दाएं, चाहे बाजार का हो, ये बाजार का मांग वक्र है, चाहे निजी मांग वक्र हो, दोनों के दोनों मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में तो नेचर ऑफ डिमांड का को हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है। इसके लिए दो अप्रोचेज हैं, एक है परंपरागत अप्रोच, दूसरी है आधुनिक अप्रोच। परंपरागत अप्रोच का एल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिपादित किया है। मॉडर्न अप्रोच का संबंध जे.आर. हिक्स से है, जिन्होंने अनधिमानवक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की सहायता ली है। प्यारे बच्चों, एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की है और मॉडर्न अप्रोच ने इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इसके अलावा इंक्रीज इन द साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं बताता चलूंगा। अब आप देखिए, साइज ऑफ मार्केट क्या है? 10 रुपए इकाई पे खाली 2 कस्टमर हैं, लेकिन जब कीमत कम होती है तो साइज ऑफ मार्केट में अब 3 कस्टमर आ जाते हैं और बी सी भी शामिल हो जाता है। जब कीमत और कम होती है तो डी भी कस्टमर आ जाता है। तो जैसे कीमत कम होती है तो बाजार का आकार बढ़ता है, जिसके कारण उसकी मांग में वृद्धि पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मॉडर्न अप्रोच का एक एक पॉइंट है जिसे हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको सरलता से समझ में आएगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है। सबसे पहली बात तो एल्फ्रेड मार्शल ने इसे प्रतिपादित किया। इसमें दो सिद्धांत हैं, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब
सबसे पहली बात यहाँ पे आती है उपयोगिता किसे कहते हैं, यूटिलिटी क्या होती है। द एग्जिस्टिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर, किसी वस्तु में निहित मानवीय इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता को उसकी उपयोगिता कहते हैं। प्यारे बच्चों, एल्फ्रेड मार्शल का ये कहना, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, उससे मिलने वाली अतिरिक्त शुद्ध उपयोगिता में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो एक ऐसा नियम जिसमें हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में होने वाली गिरावट को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, जब आप किसी दोस्त के घर पहली बार जाते हैं तो आपकी बड़ी आवभगत होती है। गेट से ही कोई आपको एस्कॉर्ट करके, हो सकता है चौराहे तक आ जाए, आपको एस्कॉर्ट करके घर में ले जाए, आपको चाय पानी पिलाए। जब आप दूसरी विजिट होती है तो डायरेक्ट आपको उसके घर जाना होता है। अब आपकी इज्जत कम होगी, आपको एस्कॉर्ट करने के लिए कोई गेट तक नहीं आएगा, तो सीमांत उपयोगिता अब आपकी कम हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद जब आप तीसरी बार विजिट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी इज्जत में और कमी आ जाए, और जब चौथी बार विजिट करेंगे तो हो सकता है आपका दोस्त कहे कि जा भाई किचन से कुछ पानी वानी हो तो मेरे लिए भी लिया। तो ये एक नेचुरल लॉ है जो कि हर जगह लागू होता है। आप जब पहला ग्लास का पानी पीते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पहले जब प्यास लगी है, पहला गिलास का पानी पिएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। जब दूसरा गिलास का पानी आपको ऑफर किया जाता है तो उससे सेटिस्फेक्शन थोड़ा और कम मिलता है। तीसरा मिल करेंगे तो चौथा, इस तरीके से वो सीमांत उपयोगिता जो हर प्रत्येक अतिरिक्त गिलास से मिलने वाली है वो कम होती जाएगी। तो एल्फ्रेड मार्शल का ये कहना है कि जब किसी वस्तु की मात्रा, उपभोग की गई मात्रा बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता कम होगी और इसीलिए उपभोक्ता कम खरीदेगा। इसी तरह जब किसी वस्तु की मात्रा कम होगी, उपभोग की गई, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी और उसकी वो कीमत ज्यादा देने के लिए तैयार रहेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अगर आप देखेंगे, जब कंज्यूमर को पहला गिलास पानी का दिया जाता है तो अगर कोई 0 गिलास पी रहा, पानी उसने पिया ही नहीं, तो उसको सेटिस्फेक्शन 0 मिला है। पहला गिलास पानी का दिया गया तो उसको 10 इकाई के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। अब इस 10 में से 0 चला जाएगा तो 10 इकाई, यानी पहले गिलास ऑफ वाटर से उसे 10 इकाई सीमांत उपयोगिता के रूप में भी मिलते हैं। अब उसको वो 10 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा गिलास पानी का जब उसे ऑफर किया जाता है तो उसको 18 इकाई कुल हो गई उपयोगिता की, लेकिन 18 में से अगर 10 घटा दें जो पहले गिलास से मिली थी तो दूसरे गिलास से उसको खाली 8 इकाई मिली है, और इस प्रकार वो उसे कम कीमत, क्योंकि सेकंड गिलास से सीमांत उपयोगिता कम मिली इसलिए उसको कम कीमत देने की कोशिश करेगा। तीसरे गिलास के पानी से जब पिएगा वो तो 24 इकाई कुल उपयोगिता बढ़ी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तीसरे गिलास से कितना हो रहा है, 24 में से 18 घटा दीजिए तो आपको 6 इकाई तीसरे गिलास से मिल रही। तो आप ये देखेंगे सीमांत उपयोगिता प्रत्येक मात्रा में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता कम हो रही, जिससे उपभोक्ता कीमत कम देना चाहेगा। प्यारे बच्चों, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी प्यास पूरी तरह पूर्ण हो चुकी होती है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या सैचुरेशन कहते हैं। उसके बाद भी अगर आपको पानी दिया जाएगा, आप पानी पिएंगे तो नेचुरल है, आप ये समझ सकते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और कहा भी गया है कि अति किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, चाहे वो मिठाई ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का नियम लागू होता है। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम उसके डेटा के आधार पर बना सकते हैं। आप देखिए, ये कीमत, इस तरफ कीमत दी गई है ये, और नीचे आप देखेंगे कि मात्रा दी गई है। यहाँ कीमत के साथ साथ हमने उपयोगिता भी रखी है। तो आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व इस तरीके से पहले बढ़ता है फिर घटता है, और ये आपका मांग का नियम डी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है। जब प्राइस, अब आप देखिए क्वांटिटी 14 होने पे आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैचुरेशन पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आप कोई पैसा उसको नहीं देंगे, कोई कीमत नहीं देंगे, क्योंकि वो आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये नुकसानदायक अब हो चुकी है। प्यारे बच्चों, मॉडर्न अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच जे.आर. हिक्स के नाम से जाता है। उन्होंने कहा कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है कीमत प्रभाव। कैसे बच्चों?
जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है, और वास्तविक आय जिसे हम रियल इनकम कहते हैं कि बढ़ने से हमारी क्रय करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और क्रय करने की क्षमता के बढ़ने से आप उस वस्तु की ज्यादा इकाई खरीद सकते हैं। और अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो आपकी वास्तविक आय कम हो जाती है, और वास्तविक आय कम होने से आपकी क्रय करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। नेचुरल आपको कम उसका खरीद के सेटिस्फेक्शन लेना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। आपने एक चीज देखी होगी, अगर वोडाफोन का प्राइस रेंज बढ़ जाता है तो हम स्विच ओवर कर लेते हैं दूसरे एयरटेल की तरफ या किसी और कंपनी की तरफ। कारण क्या है? इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो चाय के कस्टमर शिफ्ट होकर कॉफी की तरफ चले जाते हैं और कॉफी की मांग बढ़ जाती है, तो इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अगर इन्हीं दो वस्तुओं को लेकर हम करें तो आप देखिए, प्राइस ऑफ टी के बढ़ने से डिमांड फॉर टी इसलिए कम हो रही है क्योंकि कस्टमर की शिफ्टिंग हो रही है डिमांड फॉर कॉफी की तरफ। ऐसे प्राइस ऑफ टी कम होने से डिमांड फॉर टी इसलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि कस्टमर्स की शिफ्टिंग हो रही है डिमांड फॉर कॉफी से इसकी तरफ। प्यारे बच्चों, इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव भी किसी वस्तु की कीमत के कम होने से उसकी मांग में वृद्धि करने में सहायता करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर्स मैंने बताया था। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो नए नए कंज्यूमर एंटर होते हैं, उससे बाजार का आकार बढ़ता है, बाजार के आकार के बढ़ने से मांग भी बढ़ती है। ये भी एक कारण है मांग के नियम के लागू होने के। मांग का नियम क्या है? किसी वस्तु की कीमत में कमी आने से उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? उसके क्लासिकल अप्रोच है, उसका मॉडर्न अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहा गया है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है जिसके कारण ऐसा होता है। जबकि आधुनिक अप्रोच में आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और इसके साथ साथ बाजार में वस्तु के बाजार के आकार में वृद्धि को बताया गया है। प्यारे बच्चों, मांग शब्द मैंने अभी आपको बताया, मांग का संबंध मांग बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो पहला मेजर फैक्टर है ही, लेकिन इनकम से भी ये प्रभावित होता है। ये प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स से भी प्रभावित होता है, नेचर ऑफ द कमोडिटी से भी प्रभावित होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर से भी प्रभावित होता है, फैशन के आने और जाने से भी इसकी प्रभावित होता है मांग, वेदर और क्लाइमेट से भी प्रभावित होता है। बारिश में छाते की मांग बढ़ जाती है, ठंडियों में स्वेटर्स की मांग बढ़ जाती है, वुलन कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। भविष्य में क्या होने वाला है इस पे भी डिपेंड करता है। सरकार की नीतियां क्या है ये भी मांग को प्रभावित करती हैं। प्रचार का माध्यम भी मांग को प्रभावित करता है। आइए अब हम इन सारे पॉइंटों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डिमांड। कीमत कम हुई, मांगी गई मात्रा में एक्सपेंशन हुआ। कीमत बढ़ी, मांगी गई मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करता है। अब अगर वस्तु की क्वालिटी अच्छी है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसकी मांग बढ़ाएंगे। आपकी वस्तु की क्वालिटी खराब है और आपकी आय बढ़ गई तो उसकी मांग को आप कम करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे इंफीरियर या घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग, बस किसी उपभोक्ता की मांग आय से ऋणात्मक संबंधित होती है। जबकि अच्छी क्वालिटी या गुणात्मक वस्तु के संदर्भ में अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप आईफोन की मांग बढ़ाएंगे, आप ब्रांडेड कंपनी के फोन की मांग बढ़ाएंगे। लेकिन जब आपकी आय कम होगी तो आपको चाइनीज मोबाइल पे ही सेट करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी आप चाइनीज मोबाइल की मांग को कम कर देंगे, आप टुवर्ड्स ब्रांडेड की तरफ चले जाएंगे। ये इसका तो वस्तु पर उपभोक्ता की आय का प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्वालिटी अगर खराब है तो ऋणात्मक होगा, यानी आय बढ़ने से उसकी मांग घटिया वस्तु की कम करेगा, और आय घटने से उसकी मांग बढ़ाएगा। चाइनीज वस्तुओं की मांग बढ़ती है
खास करके जो जिनकी आय का स्तर कम है उस ग्रुप में। जबकि ब्रांडेड, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, अगर क्वालिटी अच्छी है तो नेचुरल आप उसकी मांग को बढ़ाएंगे, ऐसा निश्चित है, ये ऐसा कहा जाता है। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। प्यारे बच्चों, दो प्रकार की वस्तु होती है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहते हैं जो एक के अभाव में दूसरे का प्रयोग बेकार हो जाता है, निष्प्रयोज्य हो जाती है। ईंधन के अभाव में वाहन, आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल बेकार है अगर पेट्रोल उसके अंदर नहीं है तो पेट्रोल और व्हीकल एक एक किस्म से ये दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं। और प्रतिस्थापन वस्तुएं, मैंने भी चाय और कॉफी का एग्जांपल दिया, शर्ट और टी शर्ट का एग्जांपल दिया। ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जिनका एक के स्थान पर हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने कनेक्शंस के मामले में वोडाफोन और एयरटेल का भी नाम लिया, तो इन दोनों के ही संदर्भ में आप देख सकते हैं कि अगर एक कीमत बढ़ाएगा तो दूसरी उसकी मांग को कम करेगा। साथ ही अब इसके अंदर देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु, अगर फ्यूल की कीमत बढ़ती है, ईंधन की कीमत बढ़ती है तो ईंधन की मांग कम होगी। अब ईंधन की मांग कम होगी, इसका मतलब नेचुरल है आपके व्हीकल्स की भी मांग कम होगी। तो आप देखेंगे किसी वस्तु पेट्रोल और व्हीकल की मांग में विपरीत संबंध है, क्योंकि ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु के संदर्भ में, ये कीमत चाय की बढ़ती है तो कॉफी की मांग बढ़ेगी, कीमत चाय की घटती है तो कॉफी की मांग घटती है। यानी यहाँ धनात्मक संबंध प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में हो जाता है, ऋणात्मक संबंध हो जाता है, नेचुरल है, पूरक वस्तु के संदर्भ में। ऐसी ही वस्तुएं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, बता सकते हैं? वास्तव में स्वतंत्र वस्तुएं भी होती हैं, जैसे हैट, सर पे पहनने वाला हैट और पेन। हैट की कीमत बढ़ने से पेन की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी वस्तु पे कोई रिलेशन नहीं होता। इसे हम इंडिपेंडेंट गुड्स भी कहते हैं। हैट और पेन आपका इंडिपेंडेंट गुड्स है। चेंज इन द प्राइस ऑफ अम्ब्रेला डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर शूज। मतलब छाते की कीमत के बढ़ने से जूते की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि छाता और जूता दोनों इंडिपेंडेंट वस्तु हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी भी बच्चों, अगर लग्जरी गुड्स है और या फिर दिखावे की वस्तु है या फिर अनिवार्य वस्तु है, नेचुरल है, ये डिपेंड करेगा कि अगर ऐसी वस्तुएं हैं तो मांग प्रभावित होगी। ऐसी वस्तु के संदर्भ में कीमत को हम इग्नोर भी कर देते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपको कोई ब्रांड पसंद है तो कीमत ज़्यादा होने पे भी आप उसको खरीदते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन का असर इस पे नहीं पड़ता। कोई वस्तु की अगर फैशन आ जाता है तो कीमत बढ़ने पे भी आप उसकी मात्रा खरीदते हैं। ये सब मांग के नियम के अपवाद हैं। और आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि वेदर और क्लाइमेट का भी असर पड़ता है, जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है, और भविष्य में होने वाली अनिश्चितता। आप देखिए कई बार र्यूमर फैल जाता है कि नमक खत्म होने वाला है, लोग जिसके घर में 1 किलो नमक की जरूरत है वो 10-10 किलो नमक खरीदने लगता है। चीनी अबेंडेंट मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन र्यूमर फैला और लोग पहुंच गए चीनी खरीदने के लिए। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होता है। र्यूमर्स यहाँ पे कई बार पूरे बाजार को हिला के रख देते हैं, ये भी आप इसमें देखेंगे। अब हम बेसिस ऑफ द क्वालिटी, मैंने बताया अभी आपको, वस्तुओं को हम वास्तव में दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है? कीमत कीमत और रियल इनकम इनका देखिए आप। कीमत जब इनकी कम होती है, रियल इनकम बढ़ती है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की मांग भी बढ़ती है। जबकि बैड क्वालिटी प्रोडक्ट के मामले में इंफीरियर और गिफिन दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट में मांग का नियम लागू होता है, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट में मांग का नियम गिफिन वस्तुओं के केस में लागू नहीं होता, इंफीरियर वस्तुओं के केस में लागू होता है। इसके बारे में हम डिटेल में एक अगला चैप्टर आएगा, अनधिमान वक्र एनालिसिस, विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उस चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि बैड क्वालिटी के दो प्रकार की होती है, इंफीरियर और गिफिन। गिफिन वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद में आती है क्योंकि मांग का नियम इनमें लागू नहीं होता, जबकि इंफीरियर वस्तुएं मांग का नियम लागू होता है। ये आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। प्राइस इफेक्ट ऑन ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट।
प्राइस इफेक्ट गुड क्वालिटी मैंने बताया कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी, अच्छी वस्तु है तो उसकी मांग बढ़ेगी, आय प्रभाव भी बढ़ाएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव भी बढ़ाएगा। बैड क्वालिटी प्रोडक्ट के मामले में देखिए मैंने यहीं पे बता दिया आपको कि बैड क्वालिटी दो प्रकार की होती है, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, रियल इनकम इफेक्ट तो इनकी मांग कम करता है और प्रतिस्थापन प्रभाव इनकी मांग को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, जिस वस्तु की कीमत कम होती है उस वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ती है, ये निश्चित है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है, जबकि आय प्रभाव इनके केस में ऋणात्मक हो जाता है। तो घटिया या गिफिन वस्तुओं के केस में आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक ही रहता है। यानी कि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो इसकी मांग बढ़ेगी बढ़ेगी, अगर खाली प्रतिस्थापन प्रभाव लागू होता है तो। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर वस्तु घटिया है तो कीमत कम होने से रियल इनकम ने डिमांड को घटाया है, और कीमत कम होने से जब वो कंपेयर करता है दूसरी वस्तु से, प्रतिस्थापन प्रभाव उसके डिमांड को बढ़ा रहा है, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है जीत जाता है और मांग का नियम लागू हो जाता है। जबकि गिफिन वस्तुओं के केस में प्रतिस्थापन प्रभाव कमजोर होता है और ऋणात्मक आय प्रभाव स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, जिसके कारण नेट इफेक्ट होता है कि इसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। कीमत के कम होने से मांग को कम मांग में कमी आती है, कीमत के बढ़ने से मांग में वृद्धि पाई जाती है। ऐसा है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। हालांकि ये हम फिर आपको बताएंगे, इसका डिटेल में पूरा डायग्राम के साथ करके दिखाएंगे, इसलिए आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे अगले क्लिप का इंतजार कीजिए अनधिमान वक्र विश्लेषण में, जिसको हम डिटेल में बताएंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी आता है बच्चों, और क्वेश्चन ये आता है कि सारी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, लेकिन सारी घटिया वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती। तो इसको हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे, जे.आर. हिक्स ने इसको किया है। अब हम बताएंगे कि मांग में जो परिवर्तन होता है बच्चों, वो दो प्रकार से होता है, या तो कीमत के कारण होता है या अन्य तत्वों के कारण होता है। अगर कीमत के कारण होता है मांग में परिवर्तन, तो उसको हम मांग में विस्तार या मांग में संकुचन कहते हैं। अगर अन्य तत्वों के कारण होता है तो मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप देखिए, जब कीमत P0 से घटकर P1 हो जाती है, उपभोक्ता मांग को बढ़ा रहा है, Q0 से बढ़ाकर Q1 कर दिया है, इसको हम मांग में विस्तार कहते हैं। इसी तरह अगर कीमत कम होती है, देखिए कीमत बढ़ गई, P0 से P1 हो गई, तो मांगी गई मात्रा Q0 से घट करके Q1 हो गई, और आप देखेंगे सेम मांग वक्र पर उपभोक्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मांग में संकुचन कहते हैं। जब वस्तु की कीमत के कारण, कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ता कम खरीदता है, मांग में संकुचन है। कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता ज्यादा खरीदता है, मांग में विस्तार है। इसके बाद आता है आपका मांग में वृद्धि और मांग में कमी। यहाँ देखिए, अगर हम देखें, उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो डिमांड वक्र ही दाईं तरफ चला जाता है। अब वो ओपी कीमत पर Q0 के बजाय Q1 खरीदने लगता है। मतलब अब उसकी आय बढ़ चुकी है, आय के बढ़ते ही वो क्या करेगा, सेम कीमत पर भी ज्यादा खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, इसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। और डिक्रीज इन डिमांड के केस में, जब सपोज आप इसमें देखिए आय एक महीने आपकी कम हो गई, तो नेचुरल है ऐसी तमाम वस्तुओं की मांग आप कम कर देंगे, समान कीमत पर उनकी मांग में कटौती करेंगे, इसको हम मांग में गिरावट कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं। तो इस प्रकार आप मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार में अंतर, मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर, ये आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें जो आपके पास स्लाइड सब चल रही है, इस समय एक्सपेंशन और इंक्रीज में अंतर बताया जा रहा है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स होता है। ये जब कीमत कम होती है, कीमत यहाँ से घटकर यहाँ हो गई है, तो उपभोक्ता ने देखिए कि मांग ए से बढ़ाकर बी पर चला गया है, तो Q0 से Q1 मात्रा खरीद रहा है, इसको मांग में विस्तार कहते हैं। मांग में वृद्धि तब होती है जब उसकी आय बढ़ती है या फैशन आ जाता है किसी वस्तु का। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता समान कीमत पे भी ज्यादा खरीदने लगता है और मांग वक्र दाईं ओर खिसक के चला जाता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में अंतर करते हैं, प्यारे बच्चों इसका जस्ट उल्टा है। देखिए इसमें ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, इसमें ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स है।
इसके अंदर जब कीमत बढ़ेगी, P0 से P1 होगी, उपभोक्ता Q0 से Q1 खरीदेगा, सेम मांग वक्र पर रहेगा और इसके अंदर मांग वक्र राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये ड्यू टू प्राइस होता है, इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है। अदर फैक्टर्स की बात करें तो हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेचर ऑफ द कमोडिटी, फैशन, टेस्ट, क्लाइमेट, इन सब की बात होती है। कीमत के अलावा बाकी सारे तत्व, इसको हम इसमें डालते हैं। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में कंज्यूमर का डिमांड कर्व सेम रहता है, वो नीचे से ऊपर उसी मांग वक्र पर रहता है, और चाहे ऊपर से नीचे है, कीमत अगर बढ़ती है तो मांग वक्र के ऊपर चला जाता है, कीमत घटती है तो मांग वक्र के नीचे और चला आता है। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व के केस में क्या होगा, इसमें उपभोक्ता की मांग अगर बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर उपभोक्ता की मांग कम होती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एक नया मांग वक्र बनता है शिफ्ट इन डिमांड के केस में। ये आपके सामने पूरा डायग्राम है जिसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने आपको बताया मांग किसे कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति वह मानवीय प्रभावपूर्ण इच्छा जिसे एक सक्षम उपभोक्ता करता है, जिसे वह एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदने के लिए निश्चित मात्रा तैयार रहता है, मांग कहलाता है। मांग के नियम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य पाया जाने वाला विपरीत संबंध मांग का नियम कहलाता है। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। इसके अलावा हमने बाजार मांग अनुसूची और निजी मांग अनुसूची, बाजार मांग वक्र और निजी मांग वक्र के साथ साथ आपको हमने बताया मांग में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस स्लाइड में इतना ही। इसके बाद हम अगली स्लाइड में मांग की लोच करेंगे और मांग की कीमत लोच के बारे में बहुत डिटेल में बहुत जल्दी ही आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। कृपया उसको देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।